अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 26। मेरे बच्चों, हमने लास्ट टाइम डील किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया और इंक्लाइन प्लेन के अंदर मैंने इंक्लाइन प्लेन की एक्सप्लेनेशन की और एक्सप्लेनेशन के बाद हमने एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉडीज़ के लिए एक डेरिवेशन को ड्राइव किया जिसकी एक्सप्लेनेशन तक हम लोगों ने डील किया था, लेकिन डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो सकी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका था। तो इस वक्त मैं उस डेरिवेशन को यहाँ पे डील करूँगा, लेकिन डेरिवेशन को डील करने से पहले मैंने वो तमाम वर्डिंग जो मैंने आपके सामने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था उसे एक मरतबा फिर से आपके सामने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर दिया ताकि एक मरतबा और अच्छे से हम डील कर लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन के बारे में कि इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। मैंने इंक्लाइन प्लेन के बारे में ये कहा कि एक ऐसी प्लेन सरफेस को कहा जाता है, एक ऐसी प्लेन सरफेस को कहा जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल की फॉर्मेशन करवाए। एक ऐसी प्लेन सरफेस जो किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल की फॉर्मेशन करवाए, ऐसी तमाम प्लेन सरफेस को हम नाम देते हैं इंक्लाइन प्लेन का। इट मीन दैट मैंने ये कहा इंक्लाइन प्लेन के बारे में, अ प्लेन सरफेस विच मेक सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो तमाम प्लेन सरफेस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल की फॉर्मेशन करवाए, ऐसी तमाम प्लेन सरफेस को हम नाम देते हैं इंक्लाइन प्लेन का। मीन्स दैट होता यह है, इंक्लाइन सरफेस या इंक्लाइन प्लेन स्लोप वाली सरफेस को कहा जाता है। इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल को हम स्लोप कहते हैं और स्लोप वाली सरफेस को इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। दैट्स व्हाई हम इंक्लाइन प्लेन के बारे में कहते हैं अ प्लेन सरफेस विच मेक्स सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो तमाम प्लेन सरफेस जो किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल की फॉर्मेशन करवाए, ऐसी तमाम प्लेन सरफेस को हमने इंक्लाइन प्लेन का नाम दिया। इसके बाद अब बोर्ड पे देखिएगा, फिर मैंने ये मेंशन किया कि एक डेरिवेशन हमें ड्राइव करनी है, जिस डेरिवेशन के अंदर एक्सेलरेशन को हमें कैलकुलेट करना है फॉर द स्लाइडिंग बॉडीज। मींस दैट यू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। यानी इंक्लाइन प्लेन की सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी स्लाइडिंग को परफॉर्म करे तो उसकी एक्सेलरेशन और उसके टेंशन का फॉर्मूलाज क्या होगा, हमें यहां पर उसके एक्सेलरेशन और उसके टेंशन के फॉर्मूलाज को डील करना है। सो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन को कंसिडर किया जिसकी एंगल को हमने नाम दिया थीटा का। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस है। दिस वन इज इंक्लाइन सरफेस। क्लियर? मैंने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी को प्लेस करवाया और इस बॉडी के मास को हमने नाम दिया m का। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का वेट होगा, मींस दैट w। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगा यानी कि r, और f यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। अगर बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इट मीन दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मौजूद होगी। ओके बेटा, बात करते हैं यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। इट मींस कि हमने कंसिडर किया एक बॉडी को जिसका मास m है। देखो बेटा, वर्डिंग डायग्राम से बनानी है, वर्डिंग को रटने वाला कोई काम नहीं। एक बॉडी को कंसिडर किया, कंसिडर अ बॉडी हैविंग मास m इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, is placed on the surface of inclined plane which makes some angle theta with the horizontal surface. It means that consider a body having mass m is placed on the surface of an inclined plane which makes some angle theta with the horizontal surface. हमने एक बॉडी को कंसिडर किया, बॉडी के मास को हमने नाम दिया m का और इस बॉडी को हमने प्लेस करवा दिया इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जिसकी एंगल को हमने नाम दिया थीटा का। It means that consider a body having mass m is placed on the surface of an inclined plane which makes some angle theta with the horizontal surface. इसके बाद कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, मैंने आपको ये बात इससे पहले भी बताई थी कि अगर कोई बॉडी सरफेस के साथ अटैच हो, अगर आप किसी बॉडी को सरफेस के ऊपर प्लेस करवा दो, वो बॉडी अगर किसी सरफेस के साथ अटैच है तो हमेशा अर्थ उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है जो कि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इट मींस अर्थ इस बॉडी के ऊपर जो एक रिएक्शनल फोर्स अप्लाई करेगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, जिसे हम नॉर्मल फोर्स का भी नाम देते हैं। क्लियर? इट मींस कितनी फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है, बॉडी सरफेस के ऊपर है जिसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है। दैट्स व्हाई देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज वेट W डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स R अपवर्ड एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फुल स्टॉप। मीन्स पहले इनिशियली हमने डिफाइन किया कि एक बॉडी है जो इंक्लाइन सरफेस पर है जिसकी एंगल थीटा है, फिर कहा बॉडी के ऊपर 3 फोर्स अप्लाई हो रही है। एक बात याद रखिएगा, जब कभी हम किसी डेरिवेशन को डील करते हैं तो हमेशा कहा जाता है किसी भी डेरिवेशन के अंदर अगर आपने किसी भी डेरिवेशन को डील करनी है, अगर हमने किसी भी डेरिवेशन से रिलेटेड बात करनी है तो याद रखिएगा हमेशा बेटा कि बॉडी के पास फोर्सेस शुड बी इन टर्म ऑफ पेयर वाइज। बॉडी के पास पेयर वाइज फोर्सेस होनी चाहिए। पेयर वाइज समझते हो, इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6 ये इवन नंबर्स होने चाहिए, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो इट मींस अगर आप किसी डेरिवेशन को डील करो और डेरिवेशन जो है वो बेस करती है फोर्सेस के ऊपर, तो कहा जाता है कि फोर्सेस शुड बी इन टर्म ऑफ पेयर वाइज। फोर्सेस लाजिम है, फोर्सेस जरूरी है, पेयर वाइज होनी चाहिए। अगर पेयर वाइज फोर्सेस नहीं होगी तो डेरिवेशन को डील नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ सर यहां तो फोर्सेस पेयर वाइज नहीं है, 3 फोर्स है, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है 3। तो इट मींस अब हमें यहां पर किसी एक कंपोनेंट को, किसी एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करवानी है। सवाल आया किसको करें? कहा जाता है कि भाई नॉर्मल फोर्स तो एक रिएक्शनल फोर्स है जो कि डिपेंड करती है वेट पर। अगर वेट नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं हो सकती। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये तो डिपेंड करता है बॉडी की मोशन के ऊपर। अगर बॉडी मोशन परफॉर्म करेगी तो फ्रिक्शन होगा, मोशन परफॉर्म ना करे तो फ्रिक्शन नहीं होगा। और फ्रिक्शन तो खुद भी डिपेंड करता है वेट के ऊपर। फॉर्मूला याद करें, F = μr। इट मींस ये दोनों तो डिपेंडिंग फोर्स है, किसके ऊपर? वेट पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब अब हम यहां पर वेट को रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में। अगर मैं वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करवाऊं लाइक दिस, तो वेट के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आते हैं। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है दिस वन, जिसे हम नाम देते हैं W cos थीटा का, और एक इस डायरेक्शन में आता है लाइक दिस, जिसे हम नाम देते हैं W sin थीटा का। मीन्स दैट अगर मैं और क्लियर वे में मेंशन करूं तो बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं और क्लियर वे में मेंशन करूं तो हमारे पास, मैं रफ वे में ड्रॉ करूंगा। अब ये आपके लिए जरूरी नहीं है, मतलब आप रफ वर्क में बना लेना, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। सपोज करो इस सरफेस के ऊपर आपने, एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी को प्लेस करवाया, ठीक है। ये बॉडी का मास है m। अब गौर कीजिएगा, ये किसकी डायरेक्शन थी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में क्या है बेटा? नॉर्मल फोर्स R। इस डायरेक्शन में क्या आया? जब आपने वेट को रिजॉल्व किया तो वेट के 2 कंपोनेंट आए, W cos थीटा एंड W sin थीटा। W cos थीटा की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड। और इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है बेटा? एरो चेक करो, W sin थीटा है। तो आपने मेंशन किया यहां पर W sin थीटा। इट मीन्स जब हमने वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, क्यों रिजॉल्व किया? क्योंकि हमारे पास फोर्सेस शुड बी इन टर्म ऑफ पेयर वाइज। सो हमने पेयर वाइज फोर्सेस को गेट करने के लिए वेट को जब रिजॉल्व किया तो वेट के 2 कंपोनेंट्स आ गए, W cos थीटा एंड W sin थीटा। W cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और W sin थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अच्छा, एक और चीज, ये बॉडी ना तो नीचे जा रही है ना ही ये बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब ना तो उड़ते हुए ऊपर जा रही है ना ही ये बॉडी नीचे जा रही है। ये बॉडी मूव कर रही है स्लाइडिंग वे में। इसका मतलब ये बॉडी मूव कर रही है W sin थीटा के डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब अगर बॉडी ना तो नीचे जा रही है ना ही ऊपर जा रही है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि W cos थीटा और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। So, in order to get pairwise forces, we have resolved the weight of the object into its component.
In order to get pairwise force, we have resolved the weight of the object into its component. Then we have obtained its two component. हमने दो components को obtain किया. क्या? W cos theta and W sin theta. W cos theta की डायरेक्शन क्या है बेटा? डाउनवर्ड. W cos theta having downward direction and W sin theta in the direction of motion. बॉडी स्लाइडिंग करते हुए नीचे आएगी, तो इट मीन्स कि in the direction of motion है. Since W cos theta and normal force are cancelled with each other, therefore unbalanced force is produced. यहाँ पे W cos theta और normal force cancel कर जाते हैं, और अब यहाँ पर जो normal force R और W cos theta जब cancel हो जाते हैं तो कितनी force बची? अब दो. एक कौन सी है? W sin theta, और दूसरी कौन सी है? Force of friction. तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से अनबैलेंसिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, और उस अनबैलेंसिंग फोर्स को अगर मैं मेंशन करूं तो जब कभी वर्ड यूज होता है अनबैलेंसिंग फोर्स का तो हमारे माइंड में एक ही सेंस आती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो हमने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू ma, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का. इसके बाद देखिएगा, फिर मैंने मेंशन किया इसके बाद सेम अनबैलेंस फोर्स, बोर्ड पे लिखते रहिएगा, सेम अनबैलेंस फोर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको केस 1 और केस 2 में करवाया था. सेम अनबैलेंस फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज, बिल्कुल ऐसे ही करवाया था आपको उस वक्त जब आपको पहले करवाया था, जब केस 1 और केस 2 करवाया था. इसी अनबैलेंसिंग फोर्स को अगर मैं मेंशन करूं तो क्या लिखूंगा? अनबैलेंसिंग का मतलब F इज इक्वल्स टू. अब ये बताओ कि सर सवाल ये बना कि यहां पे इसी अनबैलेंसिंग फोर्स को अगर मैं मेंशन करूं, अनबैलेंसिंग का मतलब होता है डिफरेंस. अब इन दोनों का डिफरेंस, यहां पे सिर्फ दो फोर्स बची हैं, एक W sin थीटा और दूसरा F. तो इट मींस जो बड़ी होती है उसे पहले लिखते हैं, जो छोटी होती है उसे बाद में लिखते हैं, माइनस करके बाद में लिखते हैं. सवाल आया कि बड़ी कौन सी है, हमें पता कैसे चलेगा? बेटा बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो बड़ी होगी, जिस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी वो छोटी होगी. तो बॉडी स्लाइडिंग करते हुए नीचे आ रही है, तो इसका मतलब W sin थीटा यहाँ पे ग्रेटर है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मिनिमम है. तो इट मींस अगर मैं इसी अनबैलेंसिंग फोर्स को मेंशन करूं तो मैंने मेंशन किया W sin थीटा माइनस F. इस F का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. सरफेस की फ्रिक्शनल फोर्स को हमने F का नाम दिया क्योंकि सरफेस पर रगड़ होती है. तो इट मींस W sin थीटा यहाँ पे बड़ी है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे छोटी है. तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसे पहले लिखा, जिस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही तो इट मींस उसे हमने माइनस करके बाद में लिखा, क्योंकि स्लाइडिंग करते हुए बॉडी नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती है, नीचे आती है, क्योंकि स्लाइडिंग बॉडीज के लिए बात कर रहे हैं हम. तो इट मीन्स यहाँ पे W sin थीटा ग्रेटर होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पे कम होगा. इट मीन्स W sin थीटा माइनस का F. इसके बाद देखिएगा एक और चीज मैंने फिर से मेंशन किया, सिंस हमें पता है W बराबर किसके होता है? mg के बराबर होता है. W बराबर होता है किसके? mg के बराबर होता है. अगर मैं मेंशन करूं तो फॉर्म क्या बनेगी? F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस का F, और फिलहाल मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का. अब और से देखिएगा इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? सेम, F और F. अगर लेफ्ट बराबर है लेफ्ट के तो राइट बराबर होगा किसके? राइट के. दैट्स वाई अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयरिंग करवाऊं, मैंने मेंशन किया कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 इनटू, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयरिंग करवाऊं तो लेफ्ट बराबर है लेफ्ट के तो राइट बराबर होगा राइट के. इट मींस MA ये इक्वल होगा mg sin थीटा माइनस F के. mg sin थीटा माइनस F के. देखो बेटा लेफ्ट के इक्वल था तो राइट को राइट के इक्वल ले लिया. अब ये a यहाँ मल्टीप्लाई में है, उठा के अदर साइड पे लेकर जाओ तो डिवाइड पे जाएगा. तो फॉर्म क्या बनेगी? a इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस का F होल अपॉन, यानी अपॉन m, क्योंकि m मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे डिवाइड पे आएगा और ये दोनों के नीचे ही आएगा. ठीक है.
अब अगर दोनों के नीचे आ गया, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, जैसे एलसीएम लेने के बाद वाली जो फॉर्म आती है ये वो फॉर्म है, अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो फॉर्म क्या बनेगी, a इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम माइनस एफ अपॉन एम, यानी ये m इसके नीचे भी शिफ्ट होगा और f के नीचे भी शिफ्ट होगा, मैंने दोनों के नीचे शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा, हमारे पास फॉर्म आ गई सर a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस का f अपॉन m। ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉडीज का इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो मैंने मेंशन किया, दिस इज द फॉर्मूला, this is the formula of the acceleration of the sliding body acceleration of the sliding body in the presence of force of friction। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉडीज का, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की प्रेजेंस में, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद हो तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस का f अपॉन m। a का मतलब एक्सेलरेशन जो हमें मालूम करना था, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी 9.8, थीटा एंगल होगी स्लोप की, f का मतलब सरफेस की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और m का मतलब बॉडी का मास। अब अगर सपोज करो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस पे मौजूद ना हो, ये फ्रिक्शन मौजूद तो है, हमने इग्नोर कर दिया, तो अब क्या होगा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन दी एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए काम करते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया वो इन दी प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, अब हम इन दी एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बात करते हैं। अगर इन दी एब्सेंस के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाए तो अब इस फॉर्मूले में f की जगह पे 0 पुट करो, a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस का 0 अपॉन f, यानी हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो गया, क्योंकि जो चीज़ एब्सेंस होती है उसकी प्रेजेंस जो होती है वो 0 हो जाती है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। इट मीन्स a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा को मैंने सेम लिखा, 0 अपॉन m का मतलब क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, यानी a को a लिखा, जी साइन थीटा 0 कोई नंबर नहीं था, हमने रिमूव कर दिया, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी इन दी एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा, और इन दी प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस का f अपॉन m। मैंने दोनों कंडीशन में करवा दिया, एब्सेंस के इन दी प्रेजेंस के लिए भी करवा दिया और एब्सेंस के लिए भी करवा दिया। इसका मतलब फिर आखिर में मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, दिस इज द फॉर्मूला this is the formula for the acceleration of the sliding body, acceleration of the sliding body in the absence of force of friction। क्लियर, इन दी एब्सेंस के लिए भी और इन दी प्रेजेंस के लिए भी। ओवरऑल मैंने लेक्चर को एक बोर्ड पे कंप्लीट किया, तो आप अगर ये वाला लेक्चर कॉपी करो या प्रीवियस दोनों की सेम वर्डिंग है, या अगर आपने पहले कॉपी कर लिया था तो यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, या आप चाहें तो एक साथ कॉपी कर लें। यह था आज का हमारा लेक्चर, होप सो दैट आप सबको समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।